हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर मीडिया इन एजुकेशन, जो सब्जेक्ट है एजुकेशन सेक का, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में शिक्षा से रिलेटेड बताया था कि संचार क्या है, उसमें संचार के बारे में बताया था और उसमें जो संचार हम करते हैं उसकी प्रक्रिया बताई है। अब पढ़ना है कि जो क्लास है, क्लास में संचार को किस प्रकार से देखा गया है, उसकी स्थितियां देखी गई हैं, वो बताना है इसमें। और इसके अलावा इसमें ये भी बताना है कि जो कक्षा में संचार को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, क्या क्या रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। तो ये 2 टॉपिक्स मैं आज कवर करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। और हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। और इसके अलावा मैं आपके साथ क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में था कि संचार के बारे में, जैसे कि हमने जाना था कि संचार होता क्या है। तो एक नॉर्मली समाज में देखा जाए, किसी इंसान के साथ हम संचार करते हैं, अगर कम्युनिकेशन करते हैं, इंग्लिश में जैसे बोला जाता है कम्युनिकेशन, तो जिसके साथ हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसकी स्थितियाँ क्या क्या है वो क्लास में देखनी है। पूरी बुक कक्षा से ही रिलेटेड है, जितने भी संचार वगैरह हैं वो सब इसी से ही रिलेटेड है कि कक्षा में संचार की स्थितियाँ क्या क्या हो सकती हैं। तो हम आज वही जानेंगे। तो चलिए, पहला टॉपिक है कक्षा में संचार की स्थिति, कि कक्षा में जो संचार हम करते हैं तो उसकी स्थितियां क्या क्या होती है, किस प्रकार से हम संचार करते हैं, किन किन से करते हैं। शिक्षक कक्षा संचार, सबसे पहला पॉइंट है कि शिक्षक जो है पूरी कक्षा के साथ संचार करता है, जिसे बोला जाता है शिक्षक कक्षा संचार। कि शिक्षक जो होता है पूरी कक्षा में जितने भी छात्र होते हैं उनके साथ संचार किया जाता है। तो ये स्थिति भी उत्पन्न होती है कि एक शिक्षक पूरी कक्षा के साथ संवाद करता है, बातचीत करता है, तो उसे बोला जाता है शिक्षक कक्षा संचार। अब दूसरा है इसमें शिक्षक छात्र संचार। इसमें ये होता है कि एक शिक्षक जो है वो एक डायरेक्टली एक छात्र से बात कर रहा होता है डायरेक्टली, परंतु वो पूरे कक्षा के सामने वो भी बात कर सकता है। वो स्थिति तब भी आ सकती है कि वो पूरी कक्षा के साथ ये बातचीत करे या डायरेक्टली आमने सामने रहकर वो छात्र से कम्युनिकेट करे। तो ये स्थिति तब आती है जब एक शिक्षक किसी विशेष छात्र के साथ सीधे बातचीत करता है, डायरेक्टली एक स्पेशल जो छात्र है उसके साथ बातचीत करता है। तो शिक्षक छात्र संचार को शिक्षक कक्षा संचार से अलग करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एक शिक्षक अधिकतर पूरी कक्षा के सामने बातचीत करता है। क्योंकि शिक्षक छात्र संचार जो है शिक्षक कक्षा संचार से अलग नहीं है, क्योंकि वो पूरी कक्षा के साथ ही एक पर्टिकुलर जो छात्र है उससे पूरे बातचीत करता है पूरी कक्षा के सामने। तो इन दोनों का ही एकदम मिक्सअप होता है। तो शिक्षक छात्र संचार वो भी होता है, क्योंकि ऐसा होता है ना, वो पूरी कक्षा के साथ ही, कक्षा के सामने ही वो एक डायरेक्टली एक छात्र से बातचीत करता है। अब तीसरा पॉइंट है इसमें छात्र शिक्षक संचार। अब शिक्षक की बारी तो आ गई कि शिक्षक छात्र से बातचीत करता है। दूसरी तरफ जो है छात्र अब करेगा डायरेक्टली शिक्षक से बात। तो ये भी स्थिति उत्पन्न होती है कब, संचार जिसे बोला जाता है। ये भी छात्र और शिक्षक के बीच सीधा संचार होता है कि इस टाइम पे पहले तो शिक्षक था कि डायरेक्टली वो कम्युनिकेट करता था किससे, छात्र से। अब आता है छात्र की बारी कि छात्र अब डायरेक्टली करेगा शिक्षक से बात। तो कक्षा में ये पूरी कक्षा की भागीदारी के दौरान भी हो सकता है। कक्षा की भागीदारी मतलब कि अगर कोई छात्र किसी शिक्षक से, अगर एक पर्टिकुलर छात्र जो है वो किसी शिक्षक से बात करता है तो वो पूरी कक्षा के सामने भी बात कर सकता है। तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है छात्र शिक्षक से। तो ये छात्र शिक्षक संचार कहलाता है। अब आता है छात्र छात्र संचार। क्यों? क्योंकि एक स्थिति ये भी उत्पन्न होती है कि एक छात्र मतलब कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट के साथ संचार करता है। तो दो या दो से अधिक छात्र एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। और छात्र छात्र संचार तब होता है जब छात्र समूह या जोड़ियों में असाइनमेंट पूरा करने के लिए काम करते हैं। क्योंकि जब असाइनमेंट में काम कर रहे होते हैं तो बातचीत इन दोनों के बीच में जो होता है वो पॉइंट ऑफ व्यूज निकल के आते हैं दोनों की तरफ से, कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से बातचीत कर रहा है तो वो कम्युनिकेट करना होता है। तो एक छात्र दूसरे छात्र से बात करेगा तो वो छात्र छात्र संचार कहलाएगा। पांचवी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब छात्र पूरी कक्षा से बातचीत करता है।
यह संचार तब उत्पन्न होता है जब कोई छात्र या छात्रों का समूह अपने संदेशों को पूरी कक्षा में निर्देशित करता है। पूरी कक्षा की चर्चा भी इसी प्रकार की संचार को प्रोत्साहित कर सकती है। मतलब कि छात्र जो है, छात्र या उसके समूह जो हो गए, छात्रों के समूह मिलकर पूरी कक्षा को कुछ ऐसा निर्देश देते हैं, कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिसकी वजह से वो छात्र कक्षा संचार कहलाता है, कि वो छात्र पूरी कक्षा के साथ ही कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो ये 5 प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है संचार में, कि कक्षा में जो संचार है वो इनकी स्थितियां पूछी गई है। अब आता है कक्षा में प्रभावी संचार के लिए जो रणनीतियां अपनाई गई हैं। रणनीतियों का मतलब ये होता है कि जो संचार है, कम्युनिकेशन को ज़्यादा इफेक्टफुल बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए क्लास में क्या क्या तरीके अपना सकते हैं हम, कि हमारी जो संचार है उसको प्रभावशाली बनाया जा सके। तो क्या क्या इसमें वेज हैं, रणनीतियां हैं, क्या क्या तरीकों को हम अपना सकते हैं, तो ये पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें सहायक संबंधों के साथ एक सुरक्षित अधिगम वातावरण। सहायक संबंध मतलब कि एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं बच्चे, उनके साथ अच्छा संबंध इनका स्थापित होता है, उनके साथ ही एक सुरक्षित अधिगम वातावरण उनके लिए तैयार करना। कैसे? छात्रों और शिक्षकों के बीच सहायक संबंधों का कक्षा की व्यस्तता, भागीदारी और छात्रों की उपलब्धियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जो छात्र है और शिक्षकों के बीच में जो सहायक संबंध होते हैं, सहायक संबंध इट मीन्स कि क्या, कि जो है जो छात्र को अगर किसी भी परेशानी अगर उसको उत्पन्न होती है तो शिक्षक उसकी काम में मदद करता है, तो वो सहायक संबंध उनके बीच में स्थापित होता है। अच्छे संबंध इनके जो होते हैं, सहायक का मतलब होता है कि सहायता करते हैं छात्रों की शिक्षक जो होते हैं, तो उनके बीच में सहायक संबंध स्थापित हो जाता है। तो ये देखा गया है उनकी जो भागीदारी है, जो छात्र जो स्कूल्स वगैरह में जो भागीदारी पार्टिसिपेट करते हैं किसी चीज़ में, या उनकी जो उपलब्धता है, उपलब्धियों का मतलब होता है कि जो हम अचीवमेंट्स जो होते हैं, क्या क्या अचीव किया होता है छात्रों ने, तो उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है सहायक संबंधों का। क्योंकि जब छात्र समर्थित महसूस करते हैं तो वे कक्षा चर्चाओं में अपने विचारों और मतों को व्यक्त करने, चुनौतियों का प्रयास करने और मदद की आवश्यकता होने पर पूछने में अधिक सजग महसूस करते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना कि शिक्षकों का सपोर्ट अगर मिलता है स्टूडेंट्स को, तो ये होता है कि वो कक्षा में जो भी लेक्चर्स वगैरह मिल रहे होते हैं, कोई ऐसा चर्चाएं वगैरह हो रही होती हैं, तो उनमें अपने विचार वगैरह, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़, अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी जो मत हैं, उनको भी व्यक्त करने में, और कुछ ऐसी परेशानियां जो उत्पन्न होती हैं उनकी पढ़ाई में, उनकी एजुकेशन में, या उनको नॉलेज गेन करने में कोई परेशानी उत्पन्न होती है, या उसमें उनको दूसरों तक पहुंचाने, अपने मत को व्यक्त करने में और उनको सुलझाने में, अपनी परेशानियों को सुलझाने में भी, और यहाँ तक कि अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी मदद की अगर उनको ज़रूरत है, तो उस पर सवाल पूछने पर भी वो बहुत अच्छा फील करते हैं, सजग महसूस करते हैं, खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनको टीचर्स का सपोर्ट वगैरह मिला होता है। तो ऐसा होता है ना, अक्सर होता है कि बच्चे हिचकिचाते हैं कोई भी काम करने में, कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में पूछताछ करने में, पूछने में परेशानी उत्पन्न होती है उन्हें, वो पूछ नहीं पाते, हिचकिचाहट महसूस होती है उन्हें। तो अगर उनको टीचर्स का सपोर्ट मिला रहेगा उन्हें, तो वो अच्छे से वो अपने आप को जो है वो सजग महसूस करेंगे। और संचार का उपयोग करके एक सहायक अधिगम वातावरण का निर्माण किया जाता है। सहायक अधिगम वातावरण, अधिगम का मतलब क्या होता है? अधिगम होता है मतलब सीखना, कि वो एक प्रकार से नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं। ऐसा एनवायरनमेंट उनका निर्माण किया जा सकता है ताकि जो बच्चे हैं जो नई नई चीज़ों को सीख सकें। छात्रों के लिए खुले दरवाजे की नीति भी रखना, ताकि वे किसी भी मुद्दे पर आपसे बात कर सकें और उनके विचारों और मत का उपहास नहीं करना चाहिए। कि शिक्षकों को अपने छात्रों को अच्छी तरह से जानना चाहिए कि छात्र किस प्रकार से हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि छात्रों की विभिन्नताएं देखी गई हैं, कितने प्रकार के, मतलब किस टाइप के जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं स्कूल में, उनको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है शिक्षकों को। तो उनके लिए खुले दरवाजे की नीति भी रखनी चाहिए। खुले दरवाजे की मतलब कि वो जो मर्जी, अगर उनके दिल में कोई परेशानी है या फिर कुछ वो पूछना चाहते हैं तो वो खुलकर वो पूछ सके। तो ऐसी खुले दरवाजे की नीति उनके लिए रखना चाहिए ताकि वो किसी भी मुद्दे पर आपसे बात भी कर सके और जो अपने विचार हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, उनका जो है उपहास नहीं करना चाहिए। उपहास मतलब कि उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए।
तो ताकि, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर कोई उनका मजाक बनाता है बच्चों का, तो वो और पूछने में, अपनी परेशानियों को, अपने मतों को रखने में कठिनाई उत्पन्न करते हैं, सजग महसूस नहीं करते हैं। तो इसीलिए उनका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, मजाक नहीं बनाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है सामूहिक कार्य की अधिकता। सामूहिक कार्य मतलब कि टीम वर्क करना, क्योंकि टीम वर्क करने से क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं, जो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रख पाते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, उनके जो विचार हैं वो मिलते हैं, और आरामदायक वातावरण बनाने में भी ये योगदान करता है। समूह चर्चा क्यों होता है कि ग्रुप डिस्कशन जिसे बोला जाता है, ग्रुप में अगर कोई इंसान डिस्कस कर रहा होता है, कोई भी बच्चे होते हैं, तो उनमें काम करने में वो अधिक सजग महसूस करते हैं। उनके लिए ऐसा एनवायरनमेंट रेडी करना चाहिए, उनके लिए टीम वर्क में काम करवाना चाहिए। छोटे समूहों में काम करके छात्र अपने विचारों को अधिक आसानी से साझा करने और अपने स्वयं के संचार कौशल में सुधार करने में सक्षम होते हैं। ऐसा होता है कि छोटे समूहों में छोटे छोटे ग्रुप्स जो बने होते हैं, स्कूल्स में देखा होगा आप लोगों ने कि स्कूल्स में ग्रुप डिस्कशन के लिए छोटे मोटे 3-4 बच्चों के जो होते हैं ग्रुप्स वगैरह बना दिए जाते हैं, ताकि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रख सकें उनके सामने, जो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उनके साथ साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को मिला सकें, अपनी जो जानकारी है उनको साझा कर सके, और अपने संचार कौशल में, कम्युनिकेशन स्किल्स जिसे बोला जाता है, तो वो बोलने की जो वो कौशल्स होते हैं, कौशल मतलब कि बोलने की जो स्किल्स वगैरह होती हैं उनमें भी सुधार करने में ये सक्षम हो पाते हैं। और एक साथ अधिक पाठों की योजना बनाना, विचारों को साझा करना और समस्या समाधान एक साथ करने से आप जो छात्र होते हैं उनका बातचीत करने का तरीका भी विकसित होता है। अधिक पाठों की योजना बनाना मतलब कि चैप्टर्स की प्लानिंग वगैरह करते हैं कि क्या, अगर कोई एक इंसान काम कर रहा होता है, एक ही चैप्टर एक ही टाइम में प्रिपेयर कर पाता है, मगर ये ग्रुप डिस्कशंस वगैरह जो होते हैं वो अलग अलग चैप्टर्स के डिस्कशन वगैरह एक साथ करते हैं, तो वो अच्छे से प्लानिंग इस चीज़ की कर पाते हैं कि क्या चीज़ हमें सीखनी है, क्या चीज़ हमें करना होता है। तो वो विचारों को भी साझा करते हैं, साझा मतलब दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करते हैं, अपनी जो समस्याएँ वगैरह हैं, कोई क्वेरीज वगैरह हैं, तो उनको सुलझाने में भी ये मदद मिलती है। तो ऐसा एनवायरनमेंट उनके लिए तैयार किया जाना चाहिए, उनको प्रोवाइड करवाना चाहिए ग्रुप डिस्कशन, ताकि जो है संचार को प्रभावशाली बनाया जा सके। तीसरा पॉइंट है सक्रिय श्रवण। संचार के सुनने के घटक को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सुनना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिकेशन। 60% से ज़्यादा जो होते हैं खराब सुनने के परिणाम स्वरूप ही छात्र गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 60% जो होता है, 60% से ज़्यादा बच्चे जो होते हैं वो ढंग से सुन ही नहीं पाते, तो इसीलिए उनकी जो है सुनने की जो स्किल्स हैं उनको बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा होता है कि वो गलतफहमी के शिकार बन जाते हैं, उनको कुछ समझ में आता है, आधी चीज़ें समझ में आती, आधी चीज़ें नहीं समझ में आती। तो इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि छात्र को वो चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही, इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए शिक्षकों को। सक्रिय रूप से श्रवण में छात्र जो कहते हैं उसे ध्यान से सुनना, ये जांचना कि आपने उन्हें सही ढंग से समझाया है, उनके विचारों का निर्माण करना और उन्हें चुनौती देने या प्रश्न पूछना शामिल है। ये कक्षा में समझ को बढ़ावा देने के लिए उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका है और प्रभावी संचार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रभावी संचार कैसे बनाया जा सकता है? सुनने का सबसे ज़्यादा मेन इसमें इम्पोर्टेंट रोल है कि अगर कोई शिक्षक है, छात्र को जो नॉलेज वगैरह जो एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है, तो जो है वो शिक्षकों को इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए कि जो छात्र है उनको सही ढंग से समझ में आ रहा है उनकी बातें या नहीं आ रही है। इस चीज़ पर भी फोकस करना कि सही ढंग से वो चीज़ समझ आई है छात्रों को या नहीं आई। अगर नहीं आई तो उसको दोबारा से रिपीट करना ताकि वो और अच्छे से जान सके, समझ सके, और उनके विचारों का निर्माण करना, उनसे प्रश्न वगैरह पूछना कि उनको ये बात समझ में आई है कि नहीं आई। जो भी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई है शिक्षकों ने, वो दोबारा से छात्रों से पूछना कि कितनी प्रोग्रेस उन्होंने करी है, कितनी चीज़ें उन्हें समझ में आई। तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो उनको सुनाई दी है बात या नहीं दी है, इन पर ज़्यादा फोकस करना भी, यह भी एक है प्रभावी संचार का एक उदाहरण है कि प्रभावी संचार हम तभी बना सकते हैं कि जब शिक्षक अच्छे से बोलेगा तभी सामने वाला अच्छे से समझ सकता है। तो हमारी जो शिक्षक है, शिक्षकों को अच्छे से समझाना चाहिए लोग बच्चों को। अपना प्रभावी संचार इसीलिए बनाया जा सकता है
क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आएगा कुछ तो वो फोकस नहीं करेंगे पढ़ाई में, एजुकेशन जो उनको नॉलेज वगैरह जो उनको मिल रही है वो गेन नहीं कर पाएंगे सही से, तो और वो गलतफहमी का शिकार हो जाएंगे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रभावी संचार बनाने के लिए कि सुने बच्चे, और इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है फीडबैक। जैसे कि हमने पढ़ा था कि फीडबैक क्या होता है, कि संचार, हम कोई भी जो विचार हैं वो दूसरों तक पहुंचाते हैं, रिसीवर तक पहुंचाते हैं, तो रिसीवर तक जो पहुंचता है कि वो चीज़ उन्हें इफ़ेक्टफुल लगी है नहीं लगी, फ्रूटफुल लगी है नहीं लगी, तो उस चीज़ का हमें फीडबैक मिलता है कि हाँ अच्छी है चीज़ या बुरी है चीज़, तो वो भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, संचार का एक महत्वपूर्ण घटक है ये। सकारात्मक प्रतिक्रिया यानी जो प्रशंसा होती है, प्रशंसा इट मीन्स कि जो फीडबैक मिलता है उनकी तरफ से, क्या सही है या गलत है वो चीज़ देखने के लिए, क्या हाँ ये हमें सूचना जो मिली है वो सही है या गलत है, वो हमें पॉइंट ऑफ व्यूज़ मिलते हैं, हमें सामने वाले से हमें फीडबैक मिलता है। तो छात्रों के आत्मविश्वास का निर्माण करती है। जैसे कि छात्रों ने कोई आंसर दिया, किसी सवाल पूछा, अगर शिक्षक ने कोई सवाल पूछा और छात्र ने वो आंसर दिया, तो शिक्षक को ये होना चाहिए कि उन्हें फीडबैक दे कि वो आंसर सही है या क्या परेशानी है या क्या गलती करी है उसने, ताकि वो सुधार सके आगे। अगर उनको फीडबैक नहीं मिलेगा तो बच्चा ये सोचेगा कि मेरा आंसर सही था और वो ही उसी नॉलेज के साथ आगे बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि शिक्षक को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि वो आगे अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं और अपना सहायक वातावरण बनाने और शैक्षिक सफलता को बढ़ाने में मदद करता है ये जो फीडबैक है। क्योंकि ये होता है ना कि शिक्षक जो होते हैं वो बच्चों को अगर ये फीडबैक दें कि वो सही है गलत है, वो ताकि वो और आगे सुधार कर सके और आगे बढ़ सके। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शिक्षा को जो संचार को प्रभावशाली बनाने के लिए फीडबैक का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तकनीकी कौशल, कंप्यूटर, वीडियो और ऑनलाइन संसाधनों जैसे अप टू डेट शिक्षण सामग्री का उपयोग करना छात्रों को व्यस्त रखने और उनकी समझ को सुदृढ़ करने का एक और तरीका है। कंप्यूटर वगैरह हो गया, तकनीकी कौशलों का विकास आधुनिक टाइम पे देखा गया है। करेंटली जो कंप्यूटर्स वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वीडियो के थ्रू लोगों को समझाया जाता है कि क्या नॉलेज उनको मिलती है। ऐसा होता है कि अक्सर जो होते हैं शिक्षक अपनी बात को पूरी तरीके से नहीं बता पाते हैं, तो वो वीडियो के ज़रिए, उनके जो स्लाइड्स वगैरह हैं उनके ज़रिए समझाते हैं, या वीडियो वगैरह कोई ऐसी नॉलेज वगैरह उनको बताया जाता है ताकि ध्यान जो होते हैं बच्चे ध्यानपूर्वक उसे समझते हैं। और यह विभिन्न शिक्षण शैलियों वाले छात्रों के साथ शिक्षकों के संचार की प्रभावशीलता को भी बढ़ा सकता है। जो शिक्षण शैलियाँ हैं, जो टीचिंग स्टाइल होता है, एक इट मीन्स अगर देखा जाए तो अगर विभिन्न प्रकार की जो मतलब कि इनकी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो टीचिंग स्टाइल्स वगैरह जो होते हैं, तो उनके बिहाफ पर छात्रों के साथ ये देखा गया है कि छात्र जो टीचर्स की स्टाइल होते हैं पढ़ाने के, उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि वो समझ सके। ऐसा होता है कि अगर सारे टीचर्स एक जैसे ही सबको पढ़ाने लगे तो छात्र बोर हो जाते हैं। तो अलग अलग टॉपिक्स को अगर जो टीचर्स हैं अलग अलग स्टाइल में समझाने की कोशिश करें तो वो उनकी जो संचार की प्रभावशीलता है उनको भी बढ़ाने में मदद करता है। कुछ शिक्षण सामग्री को नियमित रूप से अपने पाठों में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षण सामग्री जो टीचिंग मटेरियल्स होते हैं, मतलब कि स्टाइल बनाने के लिए, जो भी इनको चेंजेस लाने के लिए, पढ़ाने के जो स्टाइल हैं उनके तरीकों, उनके जो तरीके हैं उनमें बदलाव लाने के लिए अपने पाठों में शामिल करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो लोगों को जो सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, टॉपिक्स वगैरह, उनको अच्छे से समझा सके। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसके थ्रू भी हो सकता है कि कंप्यूटर वगैरह के थ्रू हो, या कंप्यूटर से उनकी ऑनलाइन जो क्लासेस वगैरह भी होती हैं उनके थ्रू भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो उनको जो होता है वीडियोस के थ्रू उनको भेजा जाता है, समझाया जाता है ताकि वो अच्छे से ध्यानपूर्वक वो समझ सकें। तो एक प्रकार से जो उनकी संचार की प्रभावशीलता है वो बढ़ाने में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये 5 पॉइंट्स थे इसमें जो प्रभावशीलता को बढ़ाने में मदद करता है। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स थे, मैंने कम ही पॉइंट्स बनाए। अगर देखना चाहो तो आप 3-4 पॉइंट्स बुक में से भी देख सकते हो। बाकी मैंने ये 3-4 पॉइंट्स इसमें बताए हैं कि प्रभावशीलता को बढ़ाने में हम क्या मदद कर सकते हैं। तो मैंने इससे पहले संचार की प्रक्रिया के बारे में भी बताया था आपको, और उसकी डेफिनेशन भी बताई थी और उसका अर्थ भी बताया था संचार की प्रक्रिया। तो एक चैप्टर इसी में ही कवर हो गया। तो संचार के बारे में कोई क्वेश्चन आ सकता है कि संचार से आप क्या समझते हैं,
या फिर इसकी प्रक्रिया के बारे में बताइए, या फिर प्रभावशीलता को मतलब कि जो संचार है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए आप क्या किन किन तरीकों को अपना सकते हैं। तो ऐसे घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। तो मैंने ये पूरा टॉपिक इसमें कवर कर दिया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।